हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। रोजाना की तरह मैं आपके लिए इसमें लेकर आई हूँ मौर्योत्तर काल का एक नया टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर काल, जिसका आरंभ 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक चला था। 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक। तो गाइज, इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। यदि आपने पिछली सीरीज जाकर नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको देखिए। उसमें प्राचीन भारत के इतिहास की 5 से 6 वीडियो आपको मिलेंगी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. अग्निमित्र शुंग, सी. वसुमित्र शुंग, डी. भागभद्र। ए. पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ठीक है, किस पद पर पुष्यमित्र शुंग था जिसने वृहद्रथ की हत्या की थी? तो ऑप्शन ए सेनापति के पद पर, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति के पद पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक ए पुष्यमित्र, बी वसुदेव, सी नागभट्ट या फिर डी पुष्यमित्र। तो इसका आंसर रहने वाला है बी वसुदेव। वसुदेव जो था वो कण्व वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चन मैं इनमें लेकर आती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन वंश का संस्थापक, सातवाहन वंश की स्थापना ए सिमुक ने की थी या फिर बी सतकर्णी ने, सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, डी विशिष्टि पुत्र पुलमावी। आंसर रहने वाला है ए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके यहाँ पर काम किया था? ए नंदों के अधीन, बी मौर्यों के अधीन, सी चोलों के अधीन, डी चेरों के अधीन। तो आंसर रहने वाला है बी, मौर्यों के अधीन काम किया था सातवाहनों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ठीक है, वो कुषाण नेता था और बाद में उसने वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ए कुजुल कड़फिसस, बी विमा कड़फिसस, सी कनिष्क या फिर डी वशिष्क। तो आंसर रहने वाला है सी कनिष्क। कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। ठीक है, पहले ये हिंदू धर्म का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? ए भारत रोमन शैली, बी भारत ईरानी शैली, सी भारत चीनी शैली या फिर डी भारत ग्रीक शैली। तो आंसर रहने वाला है डी भारत ग्रीक शैली। देखिए गांधार शैली जो कि कहां पर पाई गई थी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, और गांधार शैली में ना मूर्तियां पाई गई थी अफगानिस्तान, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाई गई थी। ठीक है, गांधार शैली का विकास हुआ था वहां पर। तो यहाँ पर ना बौद्धों की मूर्तियां विशेषकर पाई गई थी गांधार शैली में। ठीक है, चलिए तो ये भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण थी गांधार शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी क्या थी? ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। देखिए गाइस, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे साथ साथ लगाते चलना और अपने क्वेश्चंस के आंसर आपको एनालाइज करने हैं कि वो कितने आपके आंसर ठीक बैठ रहे हैं और कितने गलत बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर ठीक रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पाटलिपुत्र, बी पेशावर, सी पटना या फिर डी पंजाब। पेशावर का ही पुराना नाम, पुरुषपुर का ही पुराना नाम पेशावर है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
चरक किस राज चिकित्सक के थे? चरक ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जो कि एक चिकित्सक थे, मतलब एक डॉक्टर थे। ठीक है, चरक संहिता चरक ने लिखी थी। मैं यहां पर लिख देती हूं, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, तो चरक किस राज्य चिकित्सक के थे? ठीक है, किस राज्य के चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। आंसर रहने वाला है डी कनिष्क के। ठीक है, जो कि चरक संहिता जो है वो है आयुर्वेद की एक पुस्तक। ठीक है, जो कि चरक ने लिखी थी। और चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं बहुत बहुत बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थान होने का कारण था? ए तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? ए वास्तुशिल्प कला, बी मूर्ति कला, सी गांधार कला, डी गुप्त कला। तक्षशिला में, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर गांधार कला पाई गई थी, यानी कि गांधार मूर्ति कलाएं वहां पर पाई गई थी, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाई थी? ए शकों ने, बी हूणों ने, सी कुषाण या फिर डी इंडो ग्रीक। आंसर रहने वाला है सी कुषाणों ने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं या फिर शुद्ध स्वर्ण सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो कुषाणों ने चलाए थे। और कुषाणों में भी किसने चलाए थे? विमा कड़फिसस ने। किसने चलाए थे? विमा कड़फिसस। विमा कड़फिसस भी आ सकता है या फिर विम कड़फिसस भी आ सकता है, विम कड़फिसस। मैं यहां पर लिख देती हूं, विमा कड़फिसस या फिर विम कड़फिसस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ए मथुरा संग्रहालय, बी मुंबई संग्रहालय, सी पटना संग्रहालय या फिर डी दिल्ली संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में सबसे ज्यादा कुषाण के काल की ना बहुत सारी मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, तो वो कहां पर रखी गई हैं? वो मथुरा संग्रहालय में सबसे ज्यादा मात्रा में रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? ए शकों ने, बी कुषाणों ने, सी शक या फिर डी गुप्त वंश। कुषाणों ने जारी किए थे सोने के सिक्के, और जैसे कि मैं बता चुकी हूं कि विमा कड़फिसस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। तो मौर्यों के बाद जो भी प्रभावशाली राज्य था तो वो कौन सा था? सातवाहन। ठीक है, और सातवाहन की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की सिमुक ने की थी। किसने की थी? ये आपको याद रखना है, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। तो आंसर रहने वाला है बी कुषाण काल में। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ठीक है, लेटी हुई प्रतिमा भी है, लेकिन खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वंश के लिए ना आपसे इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप पिछली वीडियोस मैंने डाली हुई हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, तो उसमें आप जाके ट्रिक देखिएगा। महाजनपद काल में भी बौद्ध संगीतियों की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है। सारी बौद्ध संगीतियां अगर आप उस ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा। लास्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा। ठीक है, वैदिक काल में, महाजनपद काल में भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है। तो यहां पर भी आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, शुंग वंश। ठीक है, ये वंश का जो है एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं बता देती हूँ। ह शी न हशिन मशुक सा। ठीक है, मैं यहां पर ट्रिक लिख देती हूँ इसकी, हशिन मशुक
हशिन, मशुक, सा। ठीक है, किसके बाद कौन सा वंश आया था, ये उसकी ट्रिक है। ठीक है, तो ये वंश के सीक्वेंस की ट्रिक है। देखिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। हशिन, ह से है हर्यक वंश। ठीक है, ह से हर्यक वंश। श से शिशुनाग वंश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी ट्रिक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस ये ट्रिक याद करनी है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इस ट्रिक से। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, और शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के बाद आता है मौर्य काल, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य के बाद आएगा शुंग वंश, शा से शुंग। कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो इसको रिपीट करके देख लेना। ये शुंग वंश आएगा शा से, और का से आएगा कण्व वंश। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया या राज किया, तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने किया था, ये रहा शुंग वंश। म शुक शुंग वंश, और का से कण्व वंश। ठीक है, का से कण्व वंश। इसी तरीके की ट्रिक्स मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊंगी। सा से सातवाहन, तो मैंने यहां पर आपको सातवाहन वंश तक ट्रिक बता दी है। ठीक है, सा से सातवाहन, ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है बहुत ध्यान से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए। 18, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पांचाओ, बी पानयांग, सी शिहुआंगड़ी, या फिर डी हो टी। तो ये है पांचाओ ने चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? सोने के कुषाणों ने किए थे, और तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ए इंडो यूनानियों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, या डी मौर्यों ने। तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी किए थे सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ए शिखर, बी बेसर, सी गांधार, या फिर डी सारनाथ। आंसर रहने वाला है सी गांधार शैली का विकास जो है वो ग्रीक और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की भाषा बतानी है यहां पर आपको। ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहनों की भाषा प्राकृत भाषा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट सातवाहन, बी सेकंड गुप्त, 3 शुंग वंश, 4 चोल वंश। तो इसमें आपको सीक्वेंस बताना है, इसमें से 2 तो मेरी ट्रिक से ही निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 का मैं बता देती हूं आपको, हशिन, मशुक, सा। ठीक है, तो हशिन, मशुक, सा। हशिन, मशुक और सा। ठीक है, तो 2 से भी आंसर निकल सकता है। ह से हर्यक वंश, ठीक है, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। पीछे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा वंश है इसमें? हर्यक तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, शिशुनाग वंश भी इसमें नहीं है, नंद वंश भी इसमें नहीं है। ठीक है, मौर्य वंश नहीं, इसमें मौर्य वंश भी नहीं है। शुंग वंश, यस, सबसे पहले शुंग वंश, तो यानी कि शुंग वंश है यहाँ पर। ठीक है, और शुंग वंश के बाद कौन सा आएगा? का से कण्व वंश भी नहीं है, सातवाहन भी नहीं है, तो यानी कि 3 आएगा। 3 के बाद 1 आएगा। अब ये देखिए 3 के बाद 1 किस में है? यहाँ पर 3 के बाद 4 है, यानी ये तो नहीं होगा। 3 के बाद 1 इसमें है। ठीक है, 3 के बाद 1 इसमें है, तो बाकी ये 2 तो कट गए, ये दोनों। ठीक है,
तो इनमें से रहेगा नंबर 4 पे चोल। चोल सबसे पहले नहीं आए थे। देखिए आगे मैं चोल के बारे में आपको पढ़ाऊंगी और कुछ ऐसी ही ट्रिक्स मैं न्यू आपके लिए लेकर आऊंगी। तो इसका आंसर रहने वाला है 3-1, क्योंकि सबसे पहले हर्यक वंश के बाद सबसे पहले कण्व और सातवाहन वंश, ठीक है। तो इस तरीके से 3 और 1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है गुप्त, ये आए थे, ठीक है। और फिर गुप्त के बाद चोल आए थे, ठीक है। गुप्तों के बाद चोल। आगे की सीरीज में ये सभी आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य साम्राज्य के ह्रास के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ए इंडो ग्रीक ने, बी शकों ने, सी पार्थियन या फिर डी कुषाणों ने। तो आंसर रहने वाला है इसका ए इंडो ग्रीक ने सबसे पहले, ठीक है, यानी कि हिंद यवन भी इसको बोलते हैं। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विक्रम संवत ए 78 ईस्वी, बी 58 ईस्वी, सी ये ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। ईसा पूर्व भी आएगा। ये टाइपिंग एरर हो गई है, ईसा पूर्व भी यहाँ पर सभी में आप लगा देना, ठीक है। अब आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, विक्रम संवत की स्थापना 58 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से कीजिएगा। ए विक्रम संवत की स्थापना, शक संवत की स्थापना, गुप्त और कली संवत, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में विक्रम संवत की स्थापना बताई थी, इसका मैचिंग रहेगा 58 से, यानी कि ये है ए का मैचिंग, ठीक है। शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी, तो ये रहेगा बी का, ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना, ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना कब रही थी? 319 से लेकर 320 ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी में, ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है, याद रखना है आपको, ये भी ईसा पूर्व है, यहाँ पर सही लिखे हैं, ठीक है। ईस्वी जो है वो बाद में आती है, ईसा पूर्व जो है वो पहले आता है। ईसा पूर्व यानी बीसी पहले आता है, और ईस्वी यानी कि एडी बाद में आता है, ठीक है। तो जो गुप्त काल था वो बाद में आया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो ये गुप्त संवत की स्थापना 319-320 में हुई थी, ठीक है। अब बचा कली संवत। कली संवत की स्थापना ये है 3102 ईसा पूर्व, ठीक है, बहुत ही पुराना है ये। और शक संवत का मैं मैच कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका है ये डी, ठीक है, और इसका रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का ए हीनयान, बी वज्रयान, सी महायान या फिर डी सहजयान। आंसर रहने वाला है महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का, किसका अनुयायी था, कौन सी शाखा का? तो वो बौद्ध धर्म में वो महायान, बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान और एक महायान, तो वो महायान का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए बौद्ध धर्म का महाविभाजन, बी जैन धर्म का पुनः उत्थान, सी बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति, डी गांधार शैली का विकास। तो इसका आंसर रहेगा सी। देखिए जो बौद्ध संगीतियां हैं ये मैंने ट्रिक से आपको पिछली वीडियोस में समझाई हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पीछे जाकर जरूर देखिएगा। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो है वो कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रट लेना सही से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि ने व्याकरण की, हिंदी भाषा का जो व्याकरण होता है उसकी रचना की थी। वो किसके समकालीन थे? ए कनिष्क के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमीपुत्र शतकर्णी या फिर डी पुष्यमित्र शुंग। आंसर रहने वाला है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कौन? पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य, एक पुस्तक होती है महाभाष्य, वो भी पतंजलि ने ही लिखी है। कौन सी पुस्तक?
महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य की रचना, ये भी व्याकरण की ही पुस्तक है क्योंकि वो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे पतंजलि, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लेख अभिलेख यानी शुद्ध संस्कृत भाषा में लेख अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक राजा रुद्रदामन द्वारा, सी पार्थियन राजा गोंडोफर्निस द्वारा, या फिर डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। आंसर रहने वाला है रुद्रदामन द्वारा लेख अभिलेख शुद्ध भाषा में, शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाए गए थे। किसने? रुद्रदामन ने लिखवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ए मिनांडर, बी रुद्रदामन, सी गोंडोफर्निश, या फिर डी कनिष्क। तो इसका आंसर रहेगा गोंडोफर्निश। ठीक है, गोंडोफर्निश के काल में सेंट थॉमस भारत आया था। सेंट थॉमस कौन था? ये हिंद पहलव, एक हिंद पहलव थे। ठीक है, ईसाई प्रचारक थे, हिंद पहलव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ, इसका आंसर आप ढूंढकर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रचलन किया? ए यूनानों ने, बी हिंदू यूनानियों ने, सी इंडो यूनानियों ने, या फिर डी शकों ने। तो इसका आंसर रहेगा डी शकों ने। शकों ने छत्र प्रणाली का प्रचलन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, त्रातार मुक्तिदाता, त्रातार का अर्थ है मुक्तिदाता, की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? मुक्तिदाता की उपाधि ए शकों ने, बी कुषाण, सी हिंद यवन, या फिर डी पार्थियन। आंसर रहेगा ए शकों ने मुक्तिदाता की यानी त्रातार की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए यूनानी, शक, कुषाण। तो ये मैंने आपको एक बता देती हूँ, एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आए थे यवन यानी कि हिंद यवन सबसे पहले आए थे, हिंद यवन। फिर आए थे हिंद शक, हिंद यवन, हिंद शक। फिर आए थे हिंद पहलव। कौन आए थे? हिंद पहलव, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ के संसाधनों पर अपना अधिकार जमाया था। हिंद पहलव आए थे। ठीक है, और उसके बाद सबसे एंड में आए थे हिंद कुषाण। ये मौर्योत्तर काल के आक्रमणकारी हैं सभी। ठीक है, हिंद कुषाण। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का ही राजा था। कनिष्क कुषाणों का राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर पे हिंद यवन आए थे, दूसरे नंबर पर शक आए थे, तीसरे नंबर पर पहलव आए थे, और चौथे नंबर पे कौन आए थे? कुषाण आए थे। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक बहुत छोटी सी है, हिश पाक। आपको बस ये याद करना है, हिश पाक। ठीक है, हिश पाक में पहला क्या हो गया? हिंद यवन हो गया। ठीक है, पर लिखवा दिया है। श से हिंद शक, हिंद पहलव, और क से हिंद कुषाण। ठीक है, ये चारों मैंने ऊपर ट्रिक में लिखवा दिया है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये आए थे, 3 नंबर पे पहलव, और 4 पे कुषाण। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। तो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम, मतलब कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, तो बताना है आपको। इसका आंसर क्या है? ए यूनानी, शक, कुषाण। तो देखिए हिंद यवन, हिंद शक, हिंद पहलव, यानी शक के बाद पहलव और कुषाण आए थे। तो देखिए शक के बाद कुषाण ये रहा। ठीक है, और ये शक से पहले तो कुषाण नहीं आए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये शक के बाद कुषाण यहाँ पर भी है, शक के बाद कुषाण यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन यूनानी, हिंद यवन, यूनानी मतलब यवन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा
ए रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि हिंद यवन ये रहा, शक ये रहा और कुषाण। ही श पा को हटा दो, पहला इसमें दिया नहीं है तो कुषाण ये हो गया, ठीक है, तो ये आंसर रहने वाला है ए, ठीक है, यूनानी, शक और कुषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है, थोड़ी भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए वीडियोस लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये एक पुस्तक का नाम है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अगर इसका राइटर का नाम आपको पूछा जाएगा तो आप इसके राइटर का नाम लिखेंगे। ये मोस्टली पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी, तो ये अज्ञात लेखक ने, ठीक है, इन्होंने पुस्तक तो लिख ली लेकिन ये अपना नाम लिखना भूल गए, ये अज्ञात लेखक थे, ठीक है, पुस्तक में कहीं इनका नाम नहीं है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी अज्ञात लेखक ने लिखी है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है ये वाला। और निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है, पोडू के नाम किसको दिया गया है, ठीक है, इस पुस्तक में, ए बेरीगाजा, बी आरिकामेडू, सी बार्बरिकम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा अरिकामेडू। अरिकामेडू को पोडू के नाम कहा गया है, किसमें, इस पुस्तक में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से कब तक प्रारंभ हुआ, तो ये मैं पहले करवा चुकी हूं, विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, सातवाहन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देवपुत्र की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवपुत्र की उपाधि, ए यवनों ने, बी कुषाण शासकों ने, सी शकों ने या फिर घ आदित्य वंश ने। तो इसका आंसर रहेगा देवपुत्र की उपाधि जो है कुषाणों ने हासिल की थी, ठीक है, और कुषाणों में भी कौन था, कुषाणों में था कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया, ये मैं ट्रिक से बता चुकी हूँ, शुंग वंश के बाद किसने शासन किया था, कण्व वंश ने, ठीक है, ट्रिक ऊपर आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में लागू किया गया, ठीक है, पहली बार सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी, ए यूनानियों ने, बी शकों ने, सी पार्थियों ने या फिर डी मुगलों ने। तो आंसर रहने वाला है ए, यूनानियों ने सबसे पहले सैन्य व्यवस्था, ठीक है, सेना का रखरखाव शामिल किया था। 41, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, तो मैंने एक दो बार रिपीट किया है। 42 क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खारवेल जो था ये एक राजा था, वो ये कलिंग नरेश था, ठीक है, किस वंश से संबंधित था, ए चेदी, बी वत्स, सी हर्ष, डी कलिंग। तो इसका आंसर रहेगा चेदी। ये जो कलिंग नरेश खारवेल था ये चेदी वंश से संबंधित था। और मैं एक चीज बता दूं कि जो कलिंग जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग को पूरा नष्ट कर दिया था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपने आप को बहुत ही ज्यादा उन्होंने हीन समझा कि मैंने इतने लोगों को मार दिया। तो जब वो कलिंग एकदम तहस नहस हो गया था, उसके बाद दोबारा से इसका उत्थान किसने किया था, चेदी वंश ने किया था। कलिंग का उत्थान किसने किया था, दोबारा से चेदी वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, ए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, सी अशोक का निगाली सागर अभिलेख या फिर डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर रहेगा ए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की, हिंद यूनानी यानी हिंद यवन की स्थापना किसने की थी, ए डायमेट्रियस प्रथम, ठीक है, बी मिनांडर,
सी मिश्रदात, या फिर डी गोंडोफर्निश। तो डाइमेट्रियस ने सबसे पहले हिंदी यवन में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजगद्दी सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? ठीक है, अपने पुत्र के हाथों में राजगद्दी सौंप दी थी और बौद्ध भिक्षु बन गया था। कौन था वो? ए कड़फिसस सेकंड, बी डाइमेट्रियस, सी मिनांडर, या फिर डी कनिष्क। तो इसका आंसर रहेगा मिनांडर। ठीक है, मिनांडर जो था वो बौद्ध भिक्षु बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाणों का संबंध था योचियों की प्रमुख जनजाति से, पार्थियों से, चीन के यूची जनजाति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। कुषाणों का संबंध था चीन की यूची जनजाति से, वो संबंधित थे कुषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। भारत यूनानी राज्य कौन सा था उत्तरी अफगानिस्तान में जो स्थित था? ए बैक्ट्रिया, बी सीरिया, सी जेड्रोसिया, या फिर डी एरिया। तो इसका आंसर रहेगा ए बैक्ट्रिया। ये उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित था। ठीक है, जो भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, दूसरी सदी के प्रारंभ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पक्का याद कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपाधि हैं और इधर शासक हैं, शासकों को उपाधि से मैच करना है। अशोक ने कौन सी उपाधि ली थी? अशोक ने, मैंने पिछली क्लास में आपको करवा चुकी हूं, अशोक ने कौन सी उपाधि ली थी? देवनाम प्रियदर्शी की। ठीक है, कनिष्क ने कौन सी? अब देखो इसमें से कॉमन है समुद्रगुप्त, बहुत ही फेमस है, और समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी है? ये दो आपको मोस्ट याद रहनी चाहिए, आप कोई भी मैचिंग का बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अब रहे कनिष्क और हर्ष। तो देखिए कनिष्क ने अभी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, देवपुत्र की उपाधि ली थी। बचा कौन? हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडो ग्रीक काल में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? ए बार्बरिकम, बी बेरीगाजा, सी अरिकामेडू, या फिर डी कोचीन। तो इसका आंसर रहेगा बेरीगाजा। बेरीगाजा जो है इंडो ग्रीक काल में यानी हिंदी यवन काल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, ये बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोम के साथ सबसे पहले किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? ए कुषाणों ने, बी तमिलों एवं चेरों ने, या फिर चालुक्यों ने, या फिर शकों ने। तो इसका आंसर रहेगा बी तमिलों एवं चेरों ने। सबसे पहले रोम के साथ किसने व्यापार किया था? तमिलों ने और चेरों ने, यानी दक्षिण भारत के राजाओं ने। तो देखिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी आपको इससे बेनिफिट मिलता हो, तो प्लीज आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी लेकर। तो चलिए बाय बाय।